ठीक, लर्निंग क्या होती है ये अच्छे से सभी को पता हो गया है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता भी रहता है बच्चा। इसके उन्हें परिभाषाएं बताई गिलफोर्ड के अनुसार। तो गिलफोर्ड जहां पर आएगा व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यहाँ आदत, हाँ आदत, अभिवृत्ति, वर्तन, परिवर्तन, ये सब हो जाएगा। स्किनर के अनुसार उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक, इनको अंडरलाइन करना है आपको। गेट्स के अनुसार अनुभव। देखिए ये वाली परिभाषा एक बार नहीं कई बार आ भी चुकी है। इस परिभाषा पर आप लोग चाहे लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, गेट्स वाली। हाँ, आप खुद देखे होंगे ये परिभाषा एक बार नहीं कई बार मिल चुकी है आपको। चार्ल्स ए बूचर के अनुसार सारी शिक्षा की परिभाषा कई बार आ चुकी है पेपर में। चार्ल्स ए बूचर के अनुसार नाश, जेबी नैश, ठीक है, दोनों परिभाषाएं ये महत्वपूर्ण है। वो भी हम अभी लिखवाएंगे, वो भी वो टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जेबी नैश और चार्ल्स ए बूचर हमको ये लगता है हर तीसरे पेपर में आपको परिभाषा मिलती है। और गेट्स वाली परिभाषा आपको अगर साल भर में 2-4 पेपर हो जाए तो कन्फर्म है एक पेपर में मिलेगी जरूर। ठीक है, उसके अलावा प्रभावशाली प्रवृत्तियां करके वाद विवाद, निरीक्षण, सामूहिक सम्मेलन, प्रोजेक्ट। देखो जब याद है आपको तो आप कुछ भी बोल डालेंगे, वही वर्ड निकलेंगे। जब आपको याद ही नहीं होगा तो आप कुछ भी बोलिए, आप बोल भी नहीं पाएंगे। है कि नहीं? ऐसी बात बताइए, सीधी बात है। जब आपको याद होगा तो कोई भी वर्ड निकलेगा। करके वाद विवाद परीक्षण, करके वाद विवाद, निरीक्षण, सामूहिक सम्मेलन, प्रोजेक्ट। देखिए क्लियर है ना? जब आप उस चीज को याद कर रखे होंगे तो उसमें समस्या नहीं आएगी। ठीक, जो लोग आज पहली बार जुड़े होंगे उन लोगों लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं करके वाद विवाद परीक्षण। ये जो समझ में आने लगे हैं तो क्लास जब आप लोग कर लेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ हम क्या चीजें बता रहे हैं। सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए, प्राथमिक नियम और गौड़ नियम। प्राथमिक नियम में आपके 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को माइंडसेट का नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अभ्यास के नियम को यूज, उपयोग और अनुपयोग, बारंबारता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, या ये सीखने की रीढ़ भी कहा जाता है। अभ्यास के नियम को सीखने की रीढ़ कहा जाता है। उसके बाद आपके लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। यह आपका नियम, इस नियम को हम संतोष और अवखेदन या दंड और पुरस्कार के नियम, या उसके अलावा गहन अध्ययन का नियम भी कहते हैं। इस तरीके से आप चीजों को याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतोष की प्राप्ति हो जाती है। अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो आपको दुख, मतलब अवखेदन होता है, दुख होता है। ठीक है, गौड़ नियम, निकट अभी विपरीत समय, निकट अभी विपरीत समीकरण, नवीन प्राथमिकता और नवीन विपरीत, मतलब क्या है बता दें, याद होता है ना तो आप कहीं भी कुछ भी बोल डालेंगे। ठीक, लेकिन हमको ये पता है ये वर्ड इसी के हैं। तो ऐसे निकट अभी समीकरण, प्राथमिक, नवीन, विपरीत है। ठीक, ये इसका म्यूट कर लीजिए भैया, म्यूट कर लीजिए उधर से फोन। ठीक है, तो ये आपका जो है निकट अभी समीकरण, प्राथमिक, नवीन, विपरीत है। ये जो है आपके गौड़ नियम है। ठीक है, क्लियर है? आज डालिए। उसके अलावा हाँ, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बंडूरा, सामाजिक विकास का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर, सामाजिक संपर्क की अवधारणा, लूमले, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, टॉलमैन, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, टॉलमैन, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत, व्यवहार अधिगम, वाटसन। ठीक है, समीपस्थ अधिगम का सिद्धांत, समीप गुथरी। ठीक है, गुथरी, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, हैगार्ड। ठीक, इतने आपके। हरेश भैया आप फोन को म्यूट कर लीजिए, म्यूट का ऑप्शन होता है, उसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर भैया जी? अब डालिए हेडिंग सीखने के सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीखने के सिद्धांत। हरेश भैया हाँ आप म्यूट कर लीजिए।
फोन म्यूट कर लीजिए, फोन MUTE म्यूट। उस पर देखिए एक माइक जैसा बन के आ रहा होगा, उस पर हाथ मार दीजिए उंगली। सीखने के सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपके जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी आप नोट करके लिख दो, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एक आपका लॉ ऑफ लर्निंग 100% श्योर है कि आपका लॉ ऑफ लर्निंग से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। कंफर्म बता रहा हूं मैं, लॉ ऑफ लर्निंग से एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ये लिख के रख लीजिए, चाहे वो अभ्यास के नियम पूछ दे, चाहे प्रभाव के नियम पूछ दे। यही चीजें जैसे भैया आप कह रहे थे ना उस दिन कि हम ऐसे कौन से टॉपिक सिलेक्ट कर लें जिनसे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे और आपको बता देंगे कि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर साइकोलॉजी से 12 क्वेश्चन आएंगे, इससे कम तो नहीं आएंगे, तो 12 में से वो एक जो है क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ लर्निंग से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको सीखने के सिद्धांत से मिलेगा। कंफर्म है बिल्कुल ये। तो 10 है तो बच्चे, अब 2 तो कंफर्म है ये। ऐसे हम 12 बता देंगे आपको कहां से आएंगे। वैसे 12 नहीं, कम 15 से 16 क्वेश्चन रहेंगे साइकोलॉजी से, ठीक है। तो आगे लिखिए, पहला लिखिए सीखने के सिद्धांत में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, हाँ। सीखने के सिद्धांत, ठीक है। पहला है आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। लिखिए, इस थ्योरी को थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसमें बिल्ली को अंडरलाइन कर लीजिए। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो आपका बिल्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, बिल्ली। और थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि इस थ्योरी को लिखिए, इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को सेल्फ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को सेल्फ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को सेल्फ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से सिद्धांत को, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को कौन से नाम जानते हैं, सेल्फ लर्निंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिल्ली पर प्रयोग किया, ठीक, कैसे किया था ये हम समझा दें, बताइए तो एग्जाम्पल लिखवा दें पूरा। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद करते हैं, ठीक है। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद करते हैं और पिंजरे में एक जो है लीवर, मतलब जो उत्तोलन, यानी कि जो लीवर एक ऐसा होता है भाग जिस पर अगर आपका पैर पड़े या हाथ पड़े तो जिससे दरवाजा आपका क्या होता है, खुल जाता है। पिंजरे के दरवाजा जो होता है खुल जाता है। बिल्ली बार बार निकलने का प्रयास करती है। हाँ
अरविंद भाई माइक म्यूट कर लीजिए। अरविंद भाई माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है। तो ये आपका जो है हमने क्या होता है, बिल्ली बार बार निकलने का प्रयास करती है और पंजा आपका लीवर पर पड़ जाता है, और जैसे लीवर वो जो आपका मतलब एक लगा होता है वो पिंजरा क्या होता है, खुल जाता है। तो इसी तरीके से बिल्ली वो बार जब जानती पिंजरा खुला फिर पीछे हटी तो पिंजरा फिर बंद हो गया, फिर आगे गई पिंजरे पर हाथ पैर रखा फिर पिंजरा खुला। तो उसको ये समझ आ जाता है अगर हम इस पर पैर रखे रहेंगे तो हमारा पिंजरा खुल जाएगा, हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको थ्योरी नहीं लिखनी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया, वो बिल्ली, और इसे किस नाम से जानते हैं, सेल्फ लर्निंग। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है। और सीखने के सिद्धांत कुल कितने आपके हैं, 3 हैं मुख्य जो आपके हैं। पहला हो गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। दूसरा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दूसरा आपका ये किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। नहीं ये पहले वाली मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, दूसरी कौन सी आपकी है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये किसने दिया, पावलाव। किसने दिया, पावलाव ने दिया, पावलाव। ठीक है, हाँ, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया, पावलाव ने दिया, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं इसको। ठीक है, लिखिए। पावलाव ने इस सिद्धांत में, पावलाव ने इस सिद्धांत में एक कुत्ते पर प्रयोग किया। एक कुत्ते पर प्रयोग किया। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जो आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये थॉर्नडाइक ने दी, बिल्ली पर प्रयोग किया। ट्रायल मतलब आपने उस चीज की कोशिश की, उस चीज को करने का प्रयास किया, एंड एरर और उसमें गलतियां हुई। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे भैया जब आप लोग बीपेड करते हैं तो उसमें आपको लेसन प्लान लेने पड़ते हैं। एक प्रकार का एग्जाम्पल ये भी उसी का है कि आप पहला लेसन प्लान जिस दिन जाकर के ग्राउंड पर खड़े होते हो तो आपकी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है कि हम कैसे कमांड लें और कैसे लोगों को समझाएं। इससे पहले तो आपने कभी टीचिंग प्रैक्टिस की नहीं और वहाँ पर आपको करनी पड़ रही है, तो आप यही नहीं समझ कैसे लाइन अप कराएं, कैसे इनको क्या कराएं। लेकिन उस चीज़ का बार बार अभ्यास आप करते हो, प्रयास करते हो करने का, बाद में आपका कमांड ऐसा हो जाता है कि आज 1000 लोगों के सामने आपको खड़ा करना कर दिया जाए और आपसे बोला जाए अटेंशन स्टैंडिंग बोलिए और इनको पीटी कराओ भैया से, तो आप आराम से करा लेते हैं। प्रयास करते हैं, गलतियां हुई, गलतियों में सुधार करते हो, वही भाई कमांड तो वही अटेंशन स्टैंडीज का ही। उसी कमांड को आप कैसे बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो या तेज बोल रहे हो, अटेंशन और स्टैंडीज के बीच में गैप नहीं ले रहे हो या लंबा नहीं खींच रहे हो, मतलब कई चीजें उसमें गलतियां सुधारने प्रयास करते हो। ऐसे ही आपकी जो अगली थ्योरी है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, मतलब इसमें कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया। कैसे किया उन्होंने प्रयोग, उन्होंने पावलाव जी ने क्या किया कि कुत्ते को
एक पिंजरे में बंद कर दिया, कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद एक जो है बाहर घंटी लगा दी, और जब उन्होंने घंटी बजाई तो कुत्ते को खाना दे दिया। मतलब दोनों काम एक साथ हुए, मतलब घंटी का बजना और कुत्ते को खाना देना दोनों एक साथ हुए। यही क्रिया उन्होंने कई बार की, घंटी बजाई और खाना दिया, घंटी बजाई और खाना दिया। एक बार क्या हुआ, घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। हाँ, अब जब घंटी बजाई और खाना नहीं दिया तो कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी, लार, और लार निकलने पर ये समझ में आ गया कि अगर घंटी बजाई जाएगी तो कुत्ते को पता चल जाता है कि हमको खाना मिलेगा, और वो बात नहीं हुआ तो लार टपकाने लगा। जैसे आपसे ये कोई कह दे भैया कल आना दावत है, ठीक है, रसगुल्ले की। अब रसगुल्ला 7 बजे फिक्स था कि 7 बजे रसगुल्ला मिलेगा आपको खाने के लिए, और 7 बज गया, फोन नहीं आया यार, अभी कहते रसगुल्ला आएगा कोचिंग में, तो आप समझ गए थोड़ा मामला जो है अंदर से हाँ उत्साहित होने लगा कि भैया आज जो है रसगुल्ला नहीं मिला, तो अंदर से रिस्पांस आपके मिलने लगा, आपकी ग्रंथियां जो है एक्टिव हो गई। लार ग्रंथि कौन सी आपकी है बताइए, लार ग्रंथि कितनी होती है, जोड़ी। हाँ, यही चीज ध्यान रखना है, 3 नहीं 3 जोड़ी, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैराटाइड, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटाइड ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि हाँ पैराटाइड ग्रंथि, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैराटाइड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटाइड ग्रंथि। पेपर में बिहार टीजीटी में आया कि नहीं क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछे, उसके बाद आपको फिर पेपर में मिला दोबारा ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटाइड ग्रंथि, वो सक्रिय हो जाती है और तुरंत लार का श्रावण करने लगती है। ठीक है भैया, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है, पैराटाइड। ठीक, तो यही आपका ये कंडीशन रिस्पांस थ्योरी, कौन सी है, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी। ठीक, चलिए अगली एक डालिए, थ्योरी का नाम लिखिए, सूझबूझ का नियम या सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, इसको हम इंग्लिश में इनसाइड थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनसाइड थ्योरी। ठीक है, इसको कंडीशन रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। इसको ठीक, ये आपकी सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर। किसने दिया, कोहलर ने दिया। सूझबूझ का सिद्धांत आपका किसने दिया, कोहलर ने दिया। ठीक है, लिख लीजिए इसको, इनसाइड थ्योरी, सूझबूझ का सिद्धांत। इसी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, नहीं दूसरा नाम लिख लीजिए चाहे, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कोहलर ने दिया, और लिखिए कोहलर ने इस सिद्धांत में बंदर, अच्छा बताइए बंदर पर किया कि चिंपैंजी पर किया, चिंपैंजी। हाँ ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, मतलब प्रजाति कौन है, बंदर ही है, नहीं प्रजाति बंदर ही है, और जानवर कौन है, चिंपैंजी, और उसका नाम भी लिख लीजिए, सुल्तान। कोहलर ने चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पर प्रयोग किया। ठीक, कोहलर ने चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पर प्रयोग किया। उस पर प्रयोग किया।
उस पर प्रयोग किया। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, उसका नाम पूछ लिया गया, तो उसका नाम क्या है? सुल्तान है। क्या नाम है? सुल्तान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में कोहलर ने चूंकि इनसाइड थ्योरी है, सूझबूझ का सिद्धांत है, तो सूझबूझ की तरह काम भी हुआ। सूझबूझ की तरह ही कैसे काम हुआ? एक पिंजरा, इसमें भी एक पिंजरे को लेते हैं और पिंजरे के अंदर एक डिब्बा मतलब एक स्टूल रख देते हैं और ऊपर जो है थोड़ा दूरी पर केले बांध देते हैं, इतनी ऊंचाई पर कि बंदर उसको पा नहीं सकता, चिंपैंजी इसको नहीं पा सकता है, और उसके अंदर स्टूल भी रखा होता है। तो चिंपैंजी बार बार प्रयास करता है उन केलों को कैसे पा ले, खा ले हम, लेकिन नहीं मिलता है। अंत में कई बार प्रयास करने के बाद जो सामने आपके स्टूल उछल कूद करता है या जो भी है, या स्टूल या डिब्बे जो भी रखे हैं, डिब्बों को उठा करके रखता है, उस पर चढ़ करके, भाई बंदर तो इतना होशियार होता ही है, खिसका के रख लेगा, तो इसे उठा करके रख लेता है खिसका के और उस पर चढ़ करके आराम से पा जाता है। बस यही इसका उदाहरण है। बहुत छोटी भाषा में शब्दों में हम बता दे रहे हैं आपको, नहीं तो लिखवाने में तो बहुत कुछ है इसमें। ठीक, तो ये किसने थ्योरी दी? कोहलर ने दी। थ्योरी का नाम है सूझबूझ का सिद्धांत या इनसाइड थ्योरी, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसमें प्रयोग जो है चिंपैंजी पर हुआ, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, चलिए आगे लिखिए अब सीखने के चरण। सीखने के चरण, हाँ बिल्कुल, सीखने के चरण। गेस्टाल्टवादी। ठीक है, सीखने के चरण, अगली हेडिंग डाल लीजिए, सीखने के चरण। ठीक है, ये शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है कि आप लोग जो आ रहे थे वो लोग पढ़े भी हों, लेकिन जो लोग नहीं बीच में आ रहे थे वो लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो लिख लो, सीखने के 3 चरण होते हैं, स्टेप, यानी कि सीखने के 3 चरण होते हैं। नहीं, वो तो आपकी प्रभावशाली प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, सीखने के 3 चरण होते हैं। पहला लिखिए बोध ज्ञान, पहला चरण का नाम है बोध ज्ञान, बोध ज्ञान, और दूसरा नाम है संघीय ज्ञान। संघीय ज्ञान, और तीसरा चरण आपका है प्रक्रिया ज्ञान। ठीक है, बोध ज्ञान, संघीय ज्ञान और प्रक्रिया ज्ञान। ठीक है, ये आपके 3 चरण होते हैं, बोध, संघीय और प्रक्रिया। बोध ज्ञान, संघीय ज्ञान और प्रक्रिया ज्ञान, ये 3 चरण होते हैं, सीखने के स्टेप होते हैं। ठीक है भाई, जो भी बोध का मतलब क्या है बताइए? इसकी अभी कुछ जानकारी नहीं है, जानकारी ना हो, शुरुआती चरण मतलब जिसे कहते हैं किसी चीज के बारे में अवगत कराना। हाँ। नहीं कहते इस चीज के बारे में बोध ज्ञान, मतलब बोध कराइए। पेपर में क्वेश्चन लिख के आता है, परीक्षा जो प्रश्न पत्र बनते हैं जैसे पहले लिख के लैंग्वेज आती थी, निम्नलिखित में से इस शब्द का बोध कराइए, ऐसे लिख के आता था, मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कराइए। जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपको किसी चीज के बारे में सीखना है, तो हम पहले उसके बारे में जानकारी तो आपको दे दें, भैया ये साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी जो है व्यवहार का विज्ञान है, तो इसका मतलब ये पूरी जब तक साइकोलॉजी चलेगी और आपके व्यवहार से हम सारा निचोड़ निकाल करके सामने रख देंगे, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे सीखना हो, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे आपके जो है परिभाषाएं हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो सब कुछ हम आपके सामने उसके बारे में जानकारी प्राप्त करा दें। फिर संघीय ज्ञान जो आपके संज्ञान में हो, आपकी जानकारी में होना चाहिए। जानकारी में क्या होगा भाई, जो भी संबंधित आपका सिलेबस है वो आपकी जानकारी, उसी से संबंधित चीजें आपको हमको पढ़ानी है। प्रक्रिया ज्ञान क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं, चाहे वो रिपीटिशन मेथड हो, चाहे कंटिन्यूस मेथड हो। मतलब हम
कहने में तो हमारा ये है, मैं अपनी तरफ से खुद बताता हूँ आपको कि अगर आपको सफल होना है तो आप दो विधियों का प्रयोग कर लो, एक कंटिन्यूअस मेथड और एक रिपीटिशन मेथड। लगातार पढ़िए और बार बार पढ़िए, ठीक है। ये प्रक्रिया इसकी हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगा। ठीक भैया, क्लियर है नहीं क्लियर है? ऐसे ही जैसे आता है ना पेपर में कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन। चाहे आप लिख लीजिए, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन नियम होता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, तो उसको आप लिख दीजिए हस्तलेखन नियम। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन, ठीक है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या हो गया? हस्तलेखन नियम हो गया, हस्तलेखन। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम हस्तलेखन, ठीक है भैया। जैसे और एक क्वेश्चन आता है, पर्यवेक्षक का प्राथमिक ध्यान सदैव होता है। इसको भी लिख लीजिए, पर्यवेक्षक का प्राथमिक ध्यान होना चाहिए, सदैव होना चाहिए। पर्यवेक्षक का प्राथमिक ध्यान सदैव होना चाहिए। पर्यवेक्षक का प्राथमिक ध्यान सदैव होना चाहिए सीखने की स्थिति पर, सीखने की स्थिति पर। पर्यवेक्षक का प्राथमिक ध्यान सदैव होना चाहिए सीखने की स्थिति पर, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सीखने की स्थिति पर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में कई बार भैया आए हुए हैं, इनको अभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक। डालिए सीखने के कर्व, सीखने के कर्व। या हिंदी में आप कह सकते हो कर्व को पठार, सीखने के पठार, सीखने के पठार या सीखने के कर्व के कर्व, ठीक है। सीखने के कर्व जो भैया आपको तो लिख दिया 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। बताइए, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, एक निश्चित है ना, कंफर्म है बिल्कुल। अगर ना आए तो आप कहिएगा, और जो उदाहरण मैं लिखवाऊंगा पेपर में वही उदाहरण भी आपको मिलेगा, ये भी कंफर्म है, ठीक है। तो सीखने के कर्व आपके 3 होते हैं। पहला लिखिए उत्तल कर्व, उत्तल कर्व। उत्तल कर्व को इंग्लिश में आप कॉन्वेक्स प्लेटो कह सकते हैं, ठीक है यार, कर्व कह सकते हैं कॉन्वेक्स कर्व ही, कर्व प्लेटिव होता है वो PLETUE करके स्पेलिंग, ठीक है। हाँ, कॉन्वेक्स कर्व लिख लो आप लोग, ठीक है। कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। क्लियर है भैया? दूसरा आपका कौन सा होता है? कॉनकेव कर्व, अवतल, अवतल कर्व। इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव, कॉनकेव कर्व, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है आपका? मिक्स्ड कर्व, ठीक है। कौन सा होता है? मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित कर्व, मिश्रित कर्व। इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड कर्व, मिक्स्ड कर्व, ठीक है। 3 प्रकार के आपके कर्व होते हैं, उत्तल, अवतल और मिक्स्ड या मिश्रित, ठीक है भैया। तो डालिए हेडिंग उत्तल कर्व, उत्तल कर्व। उत्तल कर्व,
ठीक है, उत्तल कर्व। उत्तल कर्व में लिखिए भैया, इसे नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व भी कहते हैं। इसे नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व भी कहते हैं। इसे नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व भी कहते हैं। नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व भी कहते हैं। नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस कर्व को नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व के नाम से जाना जाता है? यह आपका उत्तल कर्व होता है। ठीक है, किस कर्व को नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व जाना जाता है? यह आपका उत्तल कर्व होता है, कॉन्वेक्स कर्व होता है। आप इंग्लिश को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्यों कहते हैं नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व, इसे भी आप समझ लीजिए। लिखिए, इसमें आगे लिखिए, इस प्रकार के कर्व में भैया ये पेन ऐसे से कर लो ताकि श्रवण भैया जो है हमको दिखाई पड़े। बस थोड़ा बस अब देखिए, इस प्रकार के कर्व को कर्व में सॉरी इस प्रकार के कर्व में बालक इस प्रकार के कर्व में बालक शुरुआत में तेज गति से सीखता है। बालक शुरुआत में तेज गति से सीखता है। शुरुआत में तेज गति से सीखता है। शुरुआत में तेज गति से सीखता है और बाद में धीमी गति से और बाद में धीमी गति से और बाद में धीमी गति से ये आपका है कॉन्वेक्स कर्व। शुरुआत में बालक देखो एकदम से सीख रहा है, मतलब एकदम से बहुत तेजी से सीख रहा है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, इसका जो सीखने का स्तर है देखिए क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, और जो आपका उत्तल होता है, उत्तल वो वो आपका ऐसे ही होता है। मतलब जो आपका ये उत्तल कर्व होता है, ये आपका इसका अगर चित्र बनाएंगे तो आप ये होता है अर्धचंद्राकार। मोटा होता है, हाँ, बीच में मोटा और साइड में पतला। इसको मतलब ऐसे आप लिख भी सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने में ये आता ही नहीं क्वेश्चन है, ये तो फिजिक्स की जैसे बात है कि बीच में, लेकिन आप लिख भी सकते हैं कि उत्तल जो कर्व होता है बीच में मोटा होता है। इससे अलग मतलब कोई नहीं हमको है, लेकिन लिख भी सकते हैं समझने के लिए। आकार ऐसा बनेगा, हाँ, आकार जो है आपका इस तरीके से बनेगा जो आपका सामने है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीच में मोटा होता है, उसके साइड में पतला होता है। जब आप गोल पूरा उत्तल लेंस लाएंगे तो बीच का भाग मोटा होगा। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो ये मतलब इसमें बालक शुरुआत में क्या होता है, तेज गति से सीखता है, और बाद में भैया क्या होता है, उसकी गति सीखने की धीमी हो जाती है। बताइए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलता है, कंफर्म है। ठीक है, तो भैया बताया, आप लोग क्लियर है? ठीक 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 है, तो ये आपका जो है उत्तल कर्व आपका कंप्लीट हो गया। जरूर आता है किस कर्व को नकारात्मक त्वरित अधिगम कर्व कहते हैं, उत्तल कर्व को कहते हैं। इसमें बालक किस प्रकार के कर्व में बालक शुरुआत में तेज गति से और बाद में धीमी गति से सीखता है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल कर्व में। किस प्रकार के कर्व में बालक शुरुआत में तेज गति से और बाद में धीमी गति से सीखता है, इसका जवाब आपका क्या होगा, उत्तल कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, अब डालेंगे कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व तो अभ्यास के माध्यम से, हाँ ठीक है, यही बातें आपको याद रखनी है बस। कॉनकेव कर्व, कॉनकेव, इसको हम हिंदी में अवतल कर्व कहते हैं।
कॉनकेव कर्व, अवतल कर्व। लिए इस प्रकार के कर्व रेखा में या इस प्रकार के कर्व में, ये देखिए इस प्रकार के कर्व में, इस प्रकार के कर्व में प्रारंभ में बालक धीमी गति से सीखता है। इस प्रकार के कर्व में प्रारंभ में बालक धीमी गति से सीखता है। प्रारंभ में बालक धीमी गति से सीखता है और बाद में अभ्यास के माध्यम से सीखने की गति बढ़ती जाती है और बाद में अभ्यास के माध्यम से सीखने की गति बढ़ती जाती है। अभ्यास के माध्यम से सीखने की गति बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब देखिए दिख रहा है इसमें कि बालक शुरुआत में, देखिए इसका जो सीखने का स्तर है कैसा है, स्लो है। इसका मतलब क्या है कि सीखने का स्तर इसका स्लो है। ठीक है, सीखने का स्तर क्या है, स्लो है। देखिए ये इस तरीके से जा रहा है ना, तो मतलब इसको समय लग रहा है। देखिए सीखने में समय लग रहा है, चीजें उतनी जल्दी नहीं सीख पा रहा, लेकिन बार बार एक्सरसाइज करके, बार बार रिपीटिशन करके, पुनरावृत्ति करके, और उसको क्या करता है, देखिए अपने परफॉर्मेंस को उच्च जो है प्रदर्शन तक लेकर जाता है। अच्छे परफॉर्मेंस, मतलब एक हाई परफॉर्मेंस तक लेकर जाता है, मतलब अच्छा एक कर सकता है। यानी कि जो आप लोग करते हो, आप लोग अगर उस चीज को अभ्यास करोगे बार बार, तो जाहिर बात है कि आप उसमें ऊपर तक जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया अवतल कर्व। ठीक, अब डालिए हेडिंग मिश्रित कर्व। हाँ, मिश्रित कर्व। मिश्रित कर्व जो आपका है भैया, ये कुछ इस प्रकार का कर्व होता है कि कभी इसमें सीखने की गति तेज तो कभी धीमी, लेकिन इसमें याद यही रखना कि शुरुआत में कैसी गति होती है सीखने की मिश्रित कर्व में। तो हाँ, तो लिखिए इस प्रकार के कर्व में शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है। शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है, शुरुआत में सीखने की गति धीमी और बाद में तेज हो जाती है। ठीक है, शुरुआत में कैसी रहेगी भैया, धीमी, और बाद में तेज हो जाएगी। ये तो अवतल हो गया ना, ये तो अवतल हो गया, लेकिन ये मिश्रित कर्व है, तो लिखिए आगे लिखिए इसके। हाँ, ठीक है, धीमी हो जाती है, क्या लिखा, बाद में तेज हो जाती है। शुरुआत में गति धीमी और बाद में तेज होती है। ठीक, और कुछ समय तक तेज बनी रहती है, और कुछ समय तक तेज बनी रहती है, कुछ समय तक तेज बनी रहती है,
और कुछ समय तक तेज बनी रहती है, कुछ समय तक तेज बनी रहती है, बाद में तेज फिर धीमी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें सीखेंगे तो चीजों को मतलब शुरुआत में धीमा ही रहेगा, कुछ समय तक ठीक है। तो क्या लिखा, कुछ समय तक तेज फिर धीमी और फिर तेज बनी रहती है। क्या लिखा जब लाइन बोली, और कुछ समय तक तेज बनी रहती है। हाँ, बाद में धीमी फिर तेज फिर धीमी, इस तरह लिखिए बस, ठीक है। बाद में तेज फिर धीमी और आगे लिखिए, और अंत में, और अंत में तीव्र हो जाती है, और अंत में तीव्र हो जाती है। इसे लिखिए, इसमें लिखिए, इसे अंग्रेजी शब्द एस के रूप में भी जाना जाता है। जो एस जैसे बनता है उस रूप में भी अंग्रेजी शब्द एस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिश्रित कर्व। ठीक, इसी में जो है आप कुछ दो तीन जैसे इस बार पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं और यहाँ से आने की संभावना भी है। हमने इस बार यही प्रयास किया है कि जैसे जो वन लाइनर नेट वाले होते हैं उनको थोड़ा सा ऐड करके चलिए, ठीक है। तो इसमें एक आप लिखिए, अधिगम वक्र का प्रथम सोपान होता है। हाँ, क्वेश्चन ही डाल लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इंपॉर्टेंट करके। अधिगम कर्व का प्रथम सोपान होता है, अधिगम कर्व का प्रथम सोपान होता है, अधिगम कर्व का प्रथम सोपान होता है। सीखने की जो कर्व है उनका प्रथम जो सोपान होता है क्या होता है, लिखिए इसका जवाब, प्रारंभिक तेजी। प्रारंभिक तेजी, अधिगम कर्व का प्रथम सोपान प्रारंभिक तेजी होता है, प्रारंभिक तेजी। ठीक है, अगला लिखिए भैया, सफलता और विफलता, सफलता और विफलता, सफलता और विफलता। सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में, गतिविधियों को सीखने में, गतिविधियों को सीखने से, में नहीं, सीखने से क्या संबंधित है? सीखने से क्या संबंधित है? क्या होगा जवाब इसका? इसका जवाब है प्राप्ति की लालसा की ताकत। प्राप्ति की लालसा की ताकत। प्राप्ति, हाँ, प्राप्ति, प्राप्ति की लालसा की ताकत।
प्राप्ति की लालसा की ताकत, ये है आपका इससे संबंधित। ठीक है, अब नीचे एक और हेडिंग डालिए, प्रोफेसर हंसराज भाटिया के अनुसार। प्रोफेसर हंसराज भाटिया के अनुसार, प्रोफेसर हंसराज भाटिया के अनुसार, प्रोफेसर हंसराज भाटिया के अनुसार। सर वो मन दोहराना भी जरूरी है। हाँ, लिखिए, सीखने के दौरान आगे न बढ़ने की अवस्था पठार है। सीखने के दौरान आगे न बढ़ने की अवस्था पठार है। सीखने के दौरान आगे न बढ़ने की अवस्था पठार है। सीखने के दौरान आगे न बढ़ने की अवस्था पठार है। छात्र इस अवस्था में कोई प्रगति नहीं करता है। छात्र इस अवस्था में कोई प्रगति नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब पठार की परिभाषा जो दी है प्रोफेसर हंसराज भाटिया जी ने, वो क्या बताया है कि सीखने की अवस्था में अगर छात्र कोई प्रगति नहीं कर रहा है तो यही पठार है। मतलब कि भैया अगर आपको हम कितना भी पढ़ा लें और आप में कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब आपकी लर्निंग क्या है, एक जगह पर रुकी हुई है। यही क्या है, पठार है। यही क्या है, पठार है। ठीक है, ये बात किसने कही, हंसराज भाटिया ने। मतलब सीखने की स्थिति में भी अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी सीखने लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो ऊपर नहीं जा पा रही है, या जो आपको जितना सीखना चाहिए वो आप वहीं पर सीमित हैं, वहां से ऊपर आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है, पठार है कि नहीं भैया? आप बताइए पठार इसको हम क्यों कहते हैं? अरे ये पहाड़ होता है और पहाड़ को चोटी पर चढ़ोगे और चोटी पर आप गिरोगे तो नीचे आकर के, या तो चोटी पर खड़े रहो। ठीक है, मतलब चोटी पर खड़े हो गए तो जहां मतलब आपका प्लेटो बना जा करके पठार बना, वहां खड़े हो गए, इसका मतलब आपका सीखने का स्तर क्या हो गया, स्थिर हो गया, वो रुक गया। यह बात किसने कही, प्रोफेसर हंसराज भाटिया ने। ठीक है, यही आपका क्या है, पठार है। आगे लिखिए भैया, पठार के कारण। पठार के कारण, अच्छे हाँ है तो कई, नहीं वैसे आपने हाँ बताया। पठार कारण कई हो सकते हैं, उसमें तो जो है आदत है अपने आप हाँ ही है। कुछ भी होता है। दिनचर्या में कमी। हाँ बिल्कुल, पठार के कारण। तो लिखिए पहला कारण लिखिए, प्रयासबद्ध करना। प्रयासबद्ध करना। प्रयासबद्ध करना। प्रयासबद्ध का मतलब उसके जो है उसको प्रयास ही ना करने दें, उसमें रुकावट पैदा करें। ठीक, दूसरा लिखिए, गलत तरीका अपनाना। गलत तरीका अपनाना। गलत तरीका अपनाना। आपसे ये कोई कह दे कि आपको प्रॉपर किसी गेम की स्किल सीखना है,
ठीक है, और स्किल सीखने का तरीका आपका गलत है। स्किल जो आप सीख रहे हैं उसका तरीका क्या है, गलत है। मतलब जैसे जिस चीज़ को जिस एंगल पर उठाना है या जिस एंगल पर फेंकना है, जिस एंगल से उसको जो है रिलीज करना या कैच करना, जो भी करना हो, आप वो तरीका ही गलत अपना रहे हैं। क्यों? एक कोच बोलता है कि भैया इस तरीके से कैच को पकड़ो, उठाना ऊपर करना है तो अंगूठे पे गिरेगी ऐसे, और हल्का पीछे की ओर खींचो। हल्के पीछे मतलब ये तो आपका, ये तो चलो एक जो है आपका जो सामने से जो चीज आ रही है, कोई वस्तु आ रही है, उसके रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को कम करने के लिए करते हैं ताकि वो उतना आके चोट ना लगे। आप हार्ड अगर डाल दोगे, जैसे फुटबॉल में भी यही होता है, फुटबॉल में आप बॉल रिसीव करते हैं चेस्ट पर या लेग पर, थोड़ा पीछे खींचते हैं पैर को या चेस्ट को, शरीर को थोड़ा पीछे खींचते हो, इसीलिए कि भैया उसका थोड़ा सा प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, उसको आप प्रॉपर फुटबॉल में किक मारनी है। पेपर में क्वेश्चन आया था कि इनसाइड इन स्टेप किक किससे संबंधित है, लेकिन ये नहीं क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन तो यह था इन स्टेप किक किससे संबंधित है। मतलब दोनों किकें हैं, मैं दोनों बताऊंगा अभी आपको। इन स्टेप किक किससे संबंधित है, पेपर में क्वेश्चन यही आया था। क्वेश्चन ज्यादा हम अभी बता रहे हैं आपको, आप घबराइए नहीं कि क्वेश्चन पता है कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन यही फिर आएंगे पेपर में। और पहला ऑप्शन ताइक्वांडो था उसमें, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी होंगे तो मार दिए होंगे तो। ठीक है, लेकिन वास्तव में इन स्टेप किक आपकी फुटबॉल की है, जो आप जिसे आप बुलेट किक भी कहते हो। बुलेट किक मतलब हाँ, ये पैर मारते हो सीधा पैर, मतलब आप अपने पैर को, जैसे मान लो ये पैर है, ठीक है, और इसको बिल्कुल टाइट कर देते हो और फिर बॉल पर मार देते हो इस तरीके से। ग्राउंडेड शॉट। हाँ नहीं, ग्राउंडेड नहीं होता है ये, जाता एयर में ही है, लेकिन बहुत एयर में नहीं जाता है ये बिल्कुल बुलेट शॉट, इसीलिए इसको बुलेट शॉट मतलब बिल्कुल किक भी बराबर कहते है हैं। ना? हाँ, मतलब बात तो वही है। पैरेलल मान लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक एकदम सेम है, लेंथ। हाँ, ग्राउंड से चिपक कर नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा हवा में। ये किक जो है भैया आपकी जो है बुलेट किक भी कहते हैं इसको, ये बहुत प्रेशर मतलब पावर किक भी कहते हैं इसको है। सबसे तेज जो है फुटबॉल में किक यही वाली पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि इन स्टेप किक किससे संबंधित है। इनसाइड इन स्टेप किक, जब बॉल को काफी दूर फेंकना है और ऊंचाई से फेंकना है तो इनसाइड इन स्टेप किक मतलब आगे वाला पंजा यूज करते हैं मैं बॉल को उठाने के लिए। बॉल को उठाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपके क्वेश्चन है, तो गलत तरीका नहीं अपनाना है, आपको तरीका सही अपनाना है। मतलब आपको ये पढ़ना है, जिसे पढ़ने का तरीका नहीं पता है आपको, आप पढ़े जा रहे हैं सिर्फ, लेकिन उसको ऐसे शॉर्टकट मेथड निकालो, उसका कुछ ट्रिक निकालो जिससे काहे हमको इतना मेहनत करनी पड़े, और ट्रिक निकालो, और ट्रिक भी सटीक होनी चाहिए जिससे आपको चीजें याद हो जाए। ठीक, तीसरा लिखिए, शारीरिक शक्ति का कम होना। शारीरिक शक्ति का कम होना, शारीरिक शक्ति का कम होना। शारीरिक शक्ति का कम होना, आप में प्रॉपर आपका शरीर की क्षमता भी नहीं है और दिन भर काम में जुटे पड़े हो, तो ये भी गलत है, नहीं हो पाएगा। मतलब आप इसीलिए कहते हैं ना, डाइट आपको अपने वर्कआउट के हिसाब से लेनी ही होगी। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो भी आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं पठार बन जाएगा आपके बीच में। ठीक है, एक समय तक आपकी मतलब एक बस क्षमता वो सीमा होगी कि इस सीमा तक आप जो है सिर्फ परफॉर्म कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक आपने मेडल दे दिया, लेकिन आप सोचिए ओलंपिक दे देंगे तो ऐसा नामुमकिन है। हो सकता है वो आपके बॉडी का मसल फाइबर भी हो सकता है, आपकी डाइट भी हो सकती है, आपका वो जो है किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, आपका रूटीन आपका क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, कैसी आपकी। ठीक है, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो इसी में अब आगे लिखिए शारीरिक शक्ति का कम। दूसरा लिखिए अगला, रुचि का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रुचि का अभाव, आप कितना मोटिवेट कर ले, भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन जब आपको नहीं पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको करना है बिजनेस, तो आप कहाँ नौकरी कर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन बहुत लोग जबरदस्ती ले लेते हैं,
चलो ले लो उसका जो है नौकरी पाई दी गई धोखे से। ये भी तो गलत है, ये भी गलत है। आपका इंटरेस्ट रहा, अब मम्मी पापा जबरदस्ती आपको मैथ से पढ़वा डाले, लड़का इंजीनियर थोड़ी बन जाएगा। तो उसका नहीं भैया इंटरेस्ट है, वही मैथ को देख करके उसके अंदर जो है 50 ABCD कूदने लगती हैं, जैसे तारे जमीन पर नहीं मूवी में, उसको जो है लड़के जैसे मैथ आती है तो उसके चारों तरफ अक्षर ही अक्षर घूमने लगता है, क्या करें किस अक्षर कहाँ रखे। तो वही स्थिति है। जब भैया आपको हम कितना मोटिवेट कर ले, जिसको नौकरी चाहत होगी, जिसको पता है कि हमको नौकरी चाहिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ इसी 2024-25 में जो पेपर होने जा रहा है इसी में नौकरी पाएगा। और जिसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, सोच रहा है ऐसा है यार निपटा उसको भी लें और कोचिंगों ना छूटे और दावतों आज ना छूटे, चलो कोई बना लेट तो लगी है कान में, खाना खाते खाते पढ़ लेंगे, सुन तो लेंगे। मतलब ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। फिर इसका मतलब आप अपने आप को समझा रहे हैं सिर्फ कि भैया पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन जरूरी दावत भी है और जरूरी टहलना भी है। वो अपने आप समझा ले रहे हैं कि नहीं हमने आज तो लीड लगा करके और दावत में रसगुल्ला खा के खाना खा के पढ़ लिया, वो अपने आप में सांत्वना दे ली कि हमने आज पढ़ाई की है, लेकिन वास्तव में वो पढ़ाई आपकी किसी भी काम की नहीं है, बल्कि और वो कंफ्यूजन ही होगा आपके लिए। वो मन का संतोष है, बस मन को संतुष्टि आपने दे ली कि आज हम दावत खाते खाते भैया क्लास अटेंड कर ली। तो ये भी गलत है। ये पठार का मतलब आप समझिए मैं क्यों इसको समझा रहा हूं। आप जरूर सीखेंगे, टीजीटी पेपर के लेवल का जरूर आप बनेंगे, लेकिन सिर्फ 100 क्वेश्चन वाले 115 वाले नहीं बन पाएंगे आप। 115 तो जानने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ दीजिए आप साम दाम दंड भेद जो चारों चीजें सब अपना डालिए पढ़ने के लिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। और नहीं छोड़ोगे तो कोई बात नहीं, हम नहीं कहते आप खराब हो, जरूर आप अच्छे रहोगे, 100 से 105 पहुंच जाओगे, लेकिन 115 कैसे पहुंचोगे? इस बार तो नौकरी 115 मिलनी है, इससे नीचे तो बातें नहीं होनी। 111 पहले थी, 111 12 पहले थी, ठीक है। इस बार 115 से नीचे बात नहीं होनी, कन्फर्म है ये। अब आपको क्या करना है, ये आपकी समस्या है। दावत खाते हुए पढ़ना है या एकाग्र होकर के पढ़ना है, तो ये वही है। आपको जब इंटरेस्ट नहीं है, वास्तव में देखा जाए आप जो है मायावीर हैं। आप ऐसी कोई माया नहीं छोड़ना चाहते हैं जो आपके पास चलकर ना आए। आप चाहते हो, खुद चाहते हो कि आज हम दोस्तों के साथ चाय भी पी लें कहीं, और आज हम जो है आज चल मुर्गो बन जाए, अब कल पनीरों बन जाए, खाई ली पेट भर के। अच्छा पेट भर के खाई लिया तो पढ़ियो मन में ये बात आती है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ जो होगा देखा जाएगा, फिर नहीं और फिर दौड़ते आओगे सर जी इस बार और पढ़ाई दो, ये आखिरी अटेम्प्ट है, और फिर आप भले ना पढ़ा, और पता है सर जी का टाइम वैसे होना है, सर जी वैसे पूरा दिन आप लोग नहीं बैठे यहाँ, पूरा दिन तो बाहर है, और क्या 2 घंटा जो समय रहा वहाँ आप लोग ले लिया होगा। और इसीलिए समस्या हमको ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो सब समस्या हमको ही तो होगी। जैसे 21 वाले में 12 लोग पढ़ने आ रहे थे, तो 5-6 लोग सिलेक्ट हो गए, तो उसमें सांत्वना मिली, 2-3 लोग वेटिंग से रुके रहे, कोई 1 वेटिंग से, कोई 2 वेटिंग से, नहीं हो पाया क्लियर, मतलब सिलेक्शन तो 9-10 थे। क्यों हुआ ऐसा? हो सकता है वो कहीं ना कहीं भैया अपने आप को थोड़ा सा डिस्टर्ब किए होंगे। मतलब एक सफलता प्रॉपर जो है वो मांगती है आपसे, क्या कहते हैं इसको, मेहनत तो है ही, वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन प्रॉपर आपसे डिसिप्लिन मांगती है, अनुशासन प्रॉपर मांगती है कि आपका अनुशासन में कहीं पर भी अनुशासनहीनता छिपी ना हो। भले ही आपका बहुत जरूरी काम हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे उस काम को भी छोड़ दीजिए। आप 4 अप्रैल को पेपर दे दीजिए अच्छे से, बस सब छोड़कर बैठ जाइए आप। मतलब उस चीज को आपको त्यागना पड़ेगा और पेपर देना पड़ेगा अच्छे से, ये चीज समझिए बस आप। ठीक है भैया, तो आगे लिखिए थकावट, वो शारीरिक और मानसिक। थकावट कैसी हो सकती है? शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है।
ब्रैकेट में लिख लो शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक, ठीक है भैया। थकावट आपकी, अब देखो वही तो हम अभी समझा रहे थे आपको। जैसे मान लीजिए आप अपने दिमाग को बिना वजह मतलब इधर उधर उलझाए पड़े हैं, किसी उधर सोच रहे हैं कि वहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं अपने लक्ष्य से। शारीरिक क्या होगा, आप बिना वजह गाड़ी उठाए और चल दिए, चलो आज उनसे मिलाते हैं, चलो वो बहुत दिन के मामा जी कहें नहीं भैया आया नहीं, लेकिन मामा थोड़ी ना खर्चा आप चला जाए, वहाँ चलो चले गए। तो समस्या ये वही है ना सब। तो आप के अंदर जो है पठार का कारण ये भी बन सकता है। आगे लिखिए बुरी आदतें। बुरी आदतें, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। बुरी आदतों का मतलब यही है कि आपका खान पीन सही ना हो, रहन सहन सही ना हो, घर का माहौल सही ना हो, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बेंस रहती हैं, तो आप अपना एकाग्र होकर पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला लिखिए दोषपूर्ण पर्यावरण। अनबैलेंस इन्वायरमेंट कह सकते हो आप इसको, भाई आपका इन्वायरमेंट जो है प्रॉपर बैलेंस नहीं है कि नहीं भैया। पर्यावरण मतलब आसपास का जो है माहौल नहीं अच्छा है, कहीं कोई कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। ठीक, व्याकुलता। व्याकुलता, बहुत ज़्यादा आपको व्याकुल भी नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। मतलब ये नहीं है कि लाओ सब एकदम से चार रसगुल्ला रखे हैं और चार एकदम से जो है गपक जी, ऐसा भी नहीं, एक खाई लो। क्या मतलब है, आज हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, हम साइकोलॉजी तो 16 क्वेश्चन तो मजबूत कर सकते हैं भाई। सिलेक्शन तो 100% दिलाएगा ना, जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एनाटॉमी। जैसे मान लो एनाटॉमी 30 क्वेश्चन आ गए तो 30 में से 30 सही करना है ना, तो आप एनाटॉमी जब तक चल रहा है उस समय एनाटॉमी ही अच्छे से पढ़ लो, दूसरा सब्जेक्ट मत पढ़ो। हम बिल्कुल मना करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है तो आप दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप एनाटॉमी को बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल अच्छे से तरीके से पढ़ो। ठीक है, यही आपके पठार। ठीक, ये क्या है आपके पठार। तो जैसे इसमें देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है, लिखिए यहाँ पर है, लिखिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है। कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है। सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल भैया, क्या होगा, शारीरिक सीमा। इसका जवाब होगा शारीरिक सीमा। जवाब क्या होगा, शारीरिक सीमा। ठीक, डायलॉइडिंग पठार के निवारण। भाई कारण तो पता है, इसका निवारण हल भी निकालना है। पठार के निवारण, कारण का उल्टा अगर देखो तो निवारण मतलब जो काम करते हो उस गलत तरीके से उनको सही तरीके से करना शुरू कर दो बस। तो लेकिन अब वही निवारण है। पहला जो हम भैया इसमें पॉइंट बताएंगे, जब वो पॉइंट बताएंगे तो हम जो 10 मिनट कहानी बता रहे थे वही है अभिप्रेरणा देना। भाई एक टीचर का काम ही यही होता है कि छात्र को जितना मोटिवेट कर पाए, अभिप्रेरणा देना। पहला है इसका अभिप्रेरणा देना। अभिप्रेरणा देना मतलब एक अध्यापक छात्र को जितना मोटिवेट कर सके, एक अध्यापक छात्र को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सके वही बढ़िया है। कुछ और मोटिवेशन तो आप लोग पढ़े कई प्रकार से होता है, चाहे वो पुरस्कार प्राप्त करके हो, चाहे वो एक दूसरे के संपर्क में आकर के हो। जैसे मान लो हम आपके पास आकर के आपको चीज़ें समझा रहे हैं
चाहे वो कोई उपलब्धि हो, उपलब्धि भी हो सकती है कोई ना कोई आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, भैया मोटिवेशन है आपके जीवन का। और आपको देख करके लोग सीखेंगे कि जब हमारे भैया जी पा गए तो हम भी पा सकते हैं। देखिए ना, कोई मतलब कोई क्या, अधिकतर परिवार ऐसे ही होते हैं, बड़ा लड़का नौकरी पा जाए, नीचे वाले को सब नौकरी पा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े वाले भैया जो है घूस दे करके नौकरी दिला देते हैं, उनको देख करके वो दिन रात वो भी पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये जो है निवारण है, अभिप्रेरणा देना, मोटिवेशन। ठीक है, दूसरा लिखिए थकान दूर करना, थकान दूर करना। अगला पॉइंट है थकान दूर करना। थकान दूर करना, भाई आप प्रॉपर जो है रेस्ट में रहें। थकान अगर होगी तो कार्य करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए रोचक कॉमा मनोरंजन, रोचक कॉमा मनोरंजन, रोचक कॉमा मनोरंजन कॉमा उत्साहवर्धक विधि का प्रयोग करना। रोचक कॉमा मनोरंजन कॉमा उत्साहवर्धक विधि का प्रयोग करना। उत्साहवर्धक विधि का प्रयोग करना। उत्साहवर्धक विधि का प्रयोग करना मतलब ऐसी आप विधियों का प्रयोग करिए जिससे आप हमेशा उत्साहित रहें। वो चीज हम भी कर सकते हैं आपके लिए, आप स्वतः में भी कर सकते हैं। नहीं, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, स्वयं में आप चीजों को सोच करके विचार करके कर सकते हैं। अगला देखिए रोग का उपचार करना, रोग का उपचार करना, रोग का उपचार करना।